नमस्कार। 29 जुलाई 2026 को एचपीआरसी के द्वारा जो है वो टीचर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था। अब ये टीचर पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो अलग अलग शिफ्टों में हुआ था। हमारे पास सबसे पहली शिफ्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, परंतु जो भी एस्पिरेंट्स हमारे पास जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, खासकर जिनका पेपर आने वाले 5-7 दिनों में जो है वो है, उनका एक कंसर्न था कि ये पेपर्स की पीडीएफ जो है वो हमें वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाए। तो जैसे कि ये पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है वैसे ही इसकी पीडीएफ भी आपको उस टेस्ट सीरीज ग्रुप में जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली जो है वो रिवाइज भी कर सकें और अपना टाइम यूटिलाइज कर जो है वो चीज़ों को समझ सकें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स वाज हेल्ड इन 2026 इन विच स्टेट। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बारे में हमने बहुत बार जो है वो पढ़ा है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में बोलते हैं कि ये ट्राइबल गेम्स जो हुई, ये इनॉग्रल जब हुई तो ये कहाँ पर जो है वो हुई। तो आपने ध्यान रखना है कि ट्राइबल गेम्स का हमने पढ़ा हुआ है कि ये छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। तो छत्तीसगढ़ इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने करंट अफेयर्स में ऐसा ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है। 2026 के जो करंट अफेयर पढ़े हैं हमने अलग अलग एडिशंस में, उनमें पढ़ रखा है। हमने यही क्वेश्चन जो है वो पढ़ रखा है अप्रैल महीने में भी, और उससे पहले मार्च महीने में भी ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। कैसे कैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा है? एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को किसके द्वारा होस्ट किया गया, छत्तीसगढ़ के द्वारा होस्ट किया गया। फिर हमने इसकी मेडल टैली भी देखी कि टॉप किस स्टेट के द्वारा किया गया है। कर्नाटक के द्वारा जो है वो टॉप जो है वो यहाँ पर किया गया है। दूसरा नंबर किसका रहा है? उड़ीसा का जो है वो दूसरा नंबर जो है वो रहा है। तीसरा नंबर झारखंड का जो है वो रहा है। तो इस तरह से हम जो है वो इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली list the 5 participating nations in the inaugural ICC Women's चैलेंज ट्रॉफी हेल्ड इन 2026। तो ये बात की जा रही है आईसीसी वुमेन्स चैलेंज ट्रॉफी की। अब बोलते हैं इसमें कौन कौन सी पार्टिसिपेंट कंट्री जो था वो थी। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अगर हम आईसीसी वुमेन चैलेंज ट्रॉफी की बात करते हैं 2026 की, तो 2026 में इसमें जो पार्टिसिपेंट नेशन थे, पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी, वो कौन कौन सी थी? इसमें एक तो रवांडा कंट्री थी, नेपाल था, इटली था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और एक जो है वो वानुअतु था। ये सारे स्टेट जो था वो इसमें थे। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन अक्सर जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछ ले जाते हैं कि चैंपियन कौन रहा इस ट्रॉफी में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो चैंपियन रहा है। रनर अप कौन रहा? नेपाल जो है वो रनर अप जो है वो रहा है। होस्ट किसके द्वारा किया गया था? रवांडा ने जो था वो होस्ट इसको जो था वो किया था। परंतु यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट यहाँ पर कर रही थी। तो यहाँ पर जो है वो 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, और ये ध्यान रखना है कि ये अप्रैल से मई तक जो है वो एडिशन जो है वो हुआ है इन खेलों का। ठीक है, ये आपको पता चल गया कंट्रीज कौन कौन सी थी। यूरोप से इटली था, एशिया से नेपाल था, अफ्रीका से रवांडा था, और अमेरिका से जो है यूनाइटेड स्टेट था, ईस्ट एशिया पैसिफिक से जो है ये वनुआतु था। ठीक है, वानुआतु का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन मार्च 2 2026 नीति आयोग एंड विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड द रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन फॉर फेज 2 ऑफ द ज्वाइंट कोऑपरेटिव एक्शन टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक। तो आपको पता है कि जब भी हम ऐसी बात करते हैं नीति आयोग की, तब हमने एक एजेंसी जो है वो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ रखी है, जाइका करके, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और यही इसका सही आंसर जो है वो हो जाना था। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन अप्रैल 2026 विच सिटीज कनकारिया कोचिंग डेपोट बिकेम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डेपोट। तो ये गुजरात का अहमदाबाद पढ़ा गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। हम हिमाचल जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करें, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग एचपीआरसी के इस जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए, तब आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको जुड़ना है तो टाइमली आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें, चीज़ों को समझ सकें, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बना सकें। तो अभी अगर आपको जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका जो है वो लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलते हैं द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द किन्नौर वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर जो है वो एक जिला बनाया गया था
हजारों बार हमने पढ़ा है कि जब हिमाचल बना था 1948 में, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 4 ही जिले हुआ करते थे। एक यहाँ पर महासू जिला हुआ करता था, एक यहाँ पर चंबा जिला हुआ करता था, इसके अलावा एक मंडी जिला जो था वो हुआ करता था, और एक सिरमौर जिला जो था वो हुआ करता था। अब यहाँ से ये बात क्लियर है कि किन्नौर जो निकला था वो चंबा से, जो महासू से जो था वो निकला था, तो महासू इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब महासू से जो है वो यहाँ पर जो है वो किन्नौर जिला जो है वो बनाया जाता है। हमने ये भी पढ़ा है कि 1960 में ये जो है वो बनाया गया था मई महीने में, ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो भी आगे क्वेश्चन बन जाएगा। बोलते हैं विच रिवर इज नॉट अमंग द 5 पेरेनियल रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल से बहती होते जो है हिमाचल से जो है वो होकर 5 नदियां बहती हैं। अब ये 5 नदियां बहती हैं, हमने पढ़ा है कि ब्यास बहती है, सतलुज बहती है, यमुना बहती है, चेनाब बहती है, रावी बहती है। गंगा का कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर है। गंगा जो है वो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी जो है वो आगे चलकर बनती है, ठीक है जी, ये हमने जरूर पढ़ रखा है। अगर हम नदियों की ही बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी जो आती है हिमाचल प्रदेश में वो सतलुज नदी जो है वो आती है, लगभग 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। सबसे छोटी नदी यमुना आती है, लगभग 20-22 किलोमीटर के करीब ही ये हिमाचल में जो है वो बहती है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम भी अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो आती है तो वो चेनाब नदी आती है। चेनाब जिसको कि चंद्रा भागा के नाम से पहले जाना जाता है, और चंद्रा और भागा आपस में आकर जो मिलती हैं वो तांदी नामक स्थान पर मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिक चीजें आपको याद हैं, याद रहनी भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं ओवर द 5 years हिमाचल प्रदेश गिनी कॉफिशिएंट रोज फ्रॉम 0.29 टू 0.32, विच सिनेरियो रिफ्लेक्ट दिस ट्रेंड। पहले ये पता होना चाहिए कि गिनी कॉफिशिएंट है क्या। तो ये देखिए एक स्टैटिकल ऐसा टूल बनाया गया है जहां से जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको मेजर जो है वो किया जाता है। तो ये जो स्कोर करता है ये 0 से लेकर 1 तक ही स्कोर करता है, तभी ये 0.29 टू 0.32 दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात आप बड़ी क्लियर जो है वो याद रखना, यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि जब ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को जो है वो मेजर करता है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए कि सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रिडक्शन इन अर्बन सेंटर, ये गलत हो जाएगा। इंप्रूव्ड इनकम पैरिटी अमंग द रूरल हाउस होल्ड, ये भी गलत हो जाएगा। इनकम इनइक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड अमंग द पॉपुलेशन, तो इसी चीज को जो है ये रिफ्लेक्ट करता है, मेजर करता है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप गिनी कॉफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा भी जानते थे तब भी आप इस क्वेश्चन को सही आराम से कर सकते थे। हम थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। हमने जो है वो यहाँ पर एक चीज पढ़ी कि ये जो गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है, ये 0 से 1 तक जो है वो निकाला जाता है। अब 0 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है। अगर 0 किसी का जो है नंबर है तो 0 का मतलब है कि वहां पर जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट इक्वलिटी का वहां पर पता चलता है, मतलब सभी की जो इनकम है, एवरीवन हैज द सेम इनकम, ये पता चलता है अगर 0 किसी का स्कोर है। 1 का क्या पता चलता है, अगर 1 की हम बात करें तो यहाँ से परफेक्ट इनइक्वलिटी का पता जो है वो चलता है, मतलब 1 पर्सन हैज ऑल द इनकम, कि एक पर्सन के पास ज्यादा इनकम है। अब हिमाचल प्रदेश का जो रैंक रहा वो 0.29 से रहा 0.32 तक। तो 0.29 से 0.32 का मतलब ये है कि इनकम इनइक्वालिटीज यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि 0.29 से बढ़कर ये 0.32 तक जो है वो हो गया। इसलिए यहाँ पर ये पता चलता है कि इनकम इनइक्वालिटीज यहाँ पर बढ़ रही हैं। अगर 1 तक ये पहुंच जाएगा आकर तो इसका मतलब है कि जो परफेक्टली इनइक्वल हो चुका है, कि एक पर्सन के पास ही जो है वो सारी इनकम जो है वो पहुंच चुकी है आकर, ये इसका पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोल यहाँ पर ना ये भी स्कोर भी इसका ध्यान रखना, 0.29 टू 0.32 हो सकता है अगले किसी एग्जाम में यही पूछ लिया जाए आपसे। आगे बोलते हैं हाउ आर रेवेन्यू कलेक्शन एंड द लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड एट द लोकल लेवल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय स्तर पर राजस्व संग्रह और भूमि अभिलेख प्रबंधन किस प्रकार संरचित किया जाता है। तो अगर हम रेवेन्यू का कभी भी कोई काम करवाया गया होगा आपके द्वारा, तो वो आपने या तो तहसीलदार के पास या किसी रेवेन्यू सर्कल के तहत करवाया होगा। ये तहसीलदार, रेवेन्यू सर्कल, पटवारी, ये सब ये काम जो है वो करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका ऑप्शन ए ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा, थ्रू तहसीलदार एंड रेवेन्यू सर्कल। जितना भी ये लैंड रिकॉर्ड्स का काम है, जब अगर आप पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी अगर आप लगेंगे तब आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये काम जो है वो होता है, पटवारी की क्या वैल्यू है सोसाइटी में, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके जो है वो आपको क्या क्या काम जो है वो फिर करने पड़ेंगे, किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी, किस तरह से बाकी फील्ड वर्क जो है वो आपका फिर रहेगा, वो तब पता चलेगा,
ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। परंतु अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी भी एक साथ कर रहे हैं, तब आप हमारे टेस्ट सीट्स के स्लॉट 4 के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों ही एग्जाम की तैयारी जो है वो आप एक साथ जो है वो कर पाएंगे। इस स्लॉट 4 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन इन इट्स शेयर ऑफ GSBA फ्रॉम 2018-19 टू 2025-26। तो ये हमने बहुत बार चीज़ें पढ़ी हुई हैं GSBA के बारे में, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी सेक्टर का भी, टर्सरी सेक्टर का भी। हमने कहाँ पर इंक्रीज हुआ, कहाँ पर डिक्लाइन हुआ, ये चीज़ें भी जो है वो पढ़ी। और मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी ऐसी चीज़ें हम पढ़ें तो उनको नोट किया करें। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं कि डाटा कंपेयर किया गया है 2018-19 का और 2025-26 का। प्राइमरी सेक्टर की सबसे पहले हम बात करते हैं। 2018-19 में प्राइमरी सेक्टर का जो GSBA में कंट्रीब्यूशन था वो था 42.0% और 2025-26 में ये बढ़कर जो है वो 46.3% हो गया। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो गया। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर के बाद आपके सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि जो 2018-19 है वहां पर GSBA का कंट्रीब्यूशन 44.9% जो था वो हुआ करता था और 2025-26 में ये कम हो गया, 39.4% जो है ये हो गया। यहाँ पर क्या पूछा गया था, विच सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन, कि किस क्षेत्र में जो है वो कमी आई है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में ही आई है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो टर्सरी सेक्टर का 2018-19 में जो है वो 13.1% जो है वो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, ये बढ़कर जो है वो 14.3% 2025-26 में हो गया। ये सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सेकेंडरी का कितना है, टर्सरी का कितना है, तो प्राइमरी सेक्टर का आपने 46.3% 2025-26 के अकॉर्डिंग, सेकेंडरी का 39.4% और टर्सरी का 14.3% जो है वो ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया कि जैसे यहाँ पर डिक्लाइन पूछा गया है वैसे यहाँ पर इंक्रीज पूछ लिया गया, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को जो है वो मिला। तो अपोजिट हो जाएगा, पहले सेकेंडरी सेक्टर था डिक्लाइन में, इंक्रीज में जो है वो प्राइमरी सेक्टर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। अब इनको देना चाहिए था यहाँ पर कि कब का ये डाटा जो है वो इनके द्वारा पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एनुअल रेनफॉल ऑफ हिमाचल प्रदेश, की हिमाचल में अप्रोक्सीमेट जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है। अब जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो 2024 में हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल हुई है वो हुई है 1251 मिलीमीटर, मतलब 125.1 सेंटीमीटर ये हुई है। उससे पहले 2023 में ये कितनी हुई थी, 2023 का डाटा अगर आप देखेंगे तो ये हुई थी 1557.2 मिलीमीटर, मतलब 155 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है ये हुई थी। ठीक है, तो अब ये डाटा इन्होंने आंसर तो दिया है, आंसर की में 149, परंतु इसका आंसर 121 भी हो सकता था। क्यों हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि ये 125 के नज़दीकी का है, तो ये आंसर हो सकता था। अब डाटा कहाँ से कोट किया गया है, ना ही इन्होंने ईयर दिया है यहाँ पर, ना ही इन्होंने ऐसा ऐसे पूछा है, तो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे ही ऐसा रैंडम क्वेश्चन उठाकर जो है वो इन्होंने जो है वो ऐसे यहाँ पर पूछ लिया। अब देखते हैं कि अब बाकी अगर कोई रेज करेगा ऑब्जेक्शन तब मे भी यहाँ पर चेंजेस हो जाएं, ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर फिर हो सकता है, नहीं तो फिर हवा वाला क्वेश्चन है कि कुछ भी हो गया, कुछ भी लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्पोर्ट प्राइस ऑफ ₹100 पर किलोग्राम अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम फॉर विच प्रोडक्ट इन बजट 2026-27। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, 2026-27 का जब बजट हमने डिस्कस किया है तो उसमें आप बजट का दूसरा पार्ट देख लेना, उसमें हमने पढ़ा है कि वूल के ऊपर जो है वो स्पोर्ट प्राइस 100 रुपया जो है वो फिक्स किया गया है अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये हमने पढ़ रखा है। तो वूल इसका ऑप्शन बी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऐसा सच देखना, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और एक्सप्लेनेशन में ये पूरी बात जो है डिटेल से लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम जो है वो चलाई गई है, जहाँ से सरकार ये चाहती है कि जो ऐसे शीप रियरर हैं, मतलब जो भेड़ पालक हैं, उनको जो है वो उनको प्रॉपर वैल्यू जो है वो मिल सके, प्रॉपर प्राइस जो है वो मिल सके, और सरकार ये डायरेक्ट बेनिफिट देने का वादा जो है वो करती है, ये फिर डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात जो है वो करती है। अगला क्वेश्चन हमने कहा था कि ये क्वेश्चन पीछे भी कि हमने आगे आकर चलेंगे तो देखेंगे ऐसा क्वेश्चन भी।
बोलते हैं विच एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज क्रिएटेड बाय कार्विंग आउट द बॉर्डर चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960। तो बोलते हैं कि 1960 में महासू जिले की बॉर्डर चीनी तहसील को अलग करके कौन सी प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी। तो किन्नौर बनाया गया था चीनी तहसील को अलग कर। ये क्वेश्चन हमने अलग अलग फॉर्म में बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है। और चीनी तहसील से जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बना था। यहाँ पर सोलन तो नहीं बना था, लाहौल स्पीति भी नहीं बना था, कांगड़ा भी नहीं बना था। ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं, इनमें कोई भी डाउट नहीं है आपको, ये मैं जानता हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब जीके के रैंडम क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। परंतु अगर आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और पेपर 1 के लिए स्पेसिफिक तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तब आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके पास जो है वो बड़ा ही अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लेने का। पेपर 1 के इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं, इसमें डिफिकल्टीज क्या आती हैं उसको अगर आप समझते हैं, तो ये पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बोलते हैं द नगर पालिका एक्ट इज अनदर नेम ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नगर पालिका मतलब म्यूनिसिपलिटीज की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का दूसरा नाम है। 61st तो नहीं है, 74th है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर ग्राम पंचायत की बात की जाती तो 73rd आ जाता, वहाँ पर हम पढ़ते हैं पंचायतों के बारे में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। 74th में हम पढ़ते हैं नगर पालिकाओं के बारे में। 74th के बारे में बहुत कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एट विच सिटी इन इंडिया। तो सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भारत के किस शहर में जो था वो की थी। तो हम पढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो ये उसी की बात जो है वो की जा रही है। और अलीगढ़ में ये सर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है वो स्थापित किया गया था। क्वेश्चन बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सैयद अहमद खान के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। और इसकी स्थापना जो था वो की कौन से ईयर में गई थी, तो अराउंड 1875 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। जब 1875 में ये बनाया गया था तो ये एक मॉडर्न स्कूल के रूप में जो है वो बनाया गया था। 1877 में इसको मोहम्मदन एंग्लो कॉलेज के रूप में जो है वो डेवलप किया गया और बाद में चलकर 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो बदल दिया गया। इसका नाम मतलब इसमें जो है वो बदल दिया गया। तो इस तरह से इसकी स्थापना हुई थी। मैं बार बार कहता हूँ कि हिस्ट्री के क्वेश्चन रिवाइज करना भी ज़रूरी है और यहाँ से ही ये क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच माउंटेन रेंज सेपरेट सेमी डिजर्ट रीजन ऑफ बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर फ्रॉम द मोर फर्टाइल उदयपुर एंड जयपुर। तो ये कौन सी रेंज वहाँ पर मुख्य रूप से आती है, वहाँ पर अरावली रेंज मुख्य रूप से आती है और ये अरावली रेंज ही जो है वो करती है। ये क्वेश्चन भी आसान था। आगे बोलते हैं विच प्रोटीन डिजीज पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्टली मैच जो है वो किसको यहाँ पर जो है वो किया गया है। तो करेक्टली मैच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है, इंटरफेरॉन। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये ऑप्शन डी जो है वो सही मैच जो है वो किया गया है। ठीक है जी, ये मैच यहाँ पर सही किया गया है। अगर हम बाकी भी ऑप्शंस की बात कर लें तो यहाँ पर इंसुलिन दिया गया है। इंसुलिन जो है वो हेमियोफीलिया से संबंधित नहीं है, इंसुलिन डायबिटीज से संबंधित जो है वो है। यहाँ पर जो है वो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो दिया गया है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को जो है वो नियंत्रित करता है। यहाँ पर फैक्टर 8 भी जो है वो दिया गया है। ये डायबिटीज से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जो है वो हीमोफीलिया से जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत दिए गए हैं। यहाँ पर इंटरफेरॉन दिया गया है, ये जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है। यही सही आंसर हमारा होगा। आगे बोलते हैं विच टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स करेक्टली आइडेंटिफाइड प्लांट्स एज आ आउटोट्रॉफिक ऑर्गेन। तो आउटोट्रॉफिक ऑर्गेन होते कैसे हैं पहले ये पता होना चाहिए। आउटोट्रॉपिक जो ऑर्गेन होते हैं वो ऐसे ऑर्गेन्स में जो है वो आ जाते हैं जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। खाना खुद जो बनाएंगे वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाएंगे, जैसे वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये डिपेंडेंट नहीं होते, इतना पढ़कर ही ये गलत हो जाना था। दे स्टोर फूड, ये स्टोर भी नहीं करते। दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन एंटायरली, ये ऐसा भी नहीं होगा। और आगे बोलते हैं दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड स्टोर द एक्सेस। तो यही ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाना था।
ठीक है, ये इसका सही आंसर था, आसान था ये क्वेश्चन भी। आगे बोलते हैं सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च्ड इन 2014-15 प्राइमरली एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये एक योजना सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई थी, सक्षम स्कॉलरशिप योजना। अब देखिए सक्षम स्कॉलरशिप योजना चलाई गई थी, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी एग्जाम में बैठें तो प्रॉपर सूझबूझ से जो है वो काम ले। सक्षम का मतलब क्या हुआ कि स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स और ऐसे एबल्ड स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर होंगे, तो इन्हीं की बात की जा रही है, इकोनॉमिकली वीकर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की बात की जा रही है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जो है वो आते हैं, उनको टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि डिग्री डिप्लोमा परस्यू करने के लिए जो है वो इस योजना के तहत सहायता दी जाती है। तो ये बड़ा आसान था। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज जनरली यूज टू मेजर टेम्परेचर इन दी रेंज ऑफ। तो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो बोलते हैं किस रेंज का टेम्परेचर जो है वो मेज़र करता है। अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है मेज़र करने की वो क्या होती है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो होती है। अगर फारेनहाइट में हम बात करें तो 94 डिग्री फारेनहाइट से ये जो है वो 108 डिग्री फारेनहाइट तक जो है वो होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। घर में थर्मामीटर भी कभी देखा होगा तब भी ये सही हो जाती हैं। आगे बोलते हैं अ स्टूडेंट एड्स अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। बोलते हैं एक विद्यार्थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जो है वो बोलते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाता है, तो उससे होने वाली रासायनिक परिवर्तन का सही वर्णन कौन सा है। तो इसमें क्या होता है, बोलते हैं एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, परंतु ये क्वेश्चन बिल्कुल भी बेसिक नहीं था। ठीक है जी। अगला हमारे पास हिंदी इंग्लिश का सेक्शन चलता है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन करें। रवि भाषण प्रतियोगिता में कभी कभी नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे बोल रहा था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं उसने मुझे सब की नज़र में धंबी, या फिर थोड़ा बुरा सा यहाँ से लग रहा है, धंबी मतलब कुछ नेगेटिव जैसा है, यहाँ से दिखाने की चेष्टा हमेशा से की है, किंतु मुझे जानने वाले लोग जानते हैं कि मुझे सीधी और स्पष्ट बात करने की आदत है। सच कड़वा ज़रूर होता है किंतु उसे मात्र किसी की नज़र में डैश दिखने के लिए त्यागा नहीं जाना चाहिए। उपरोक्त कथन में बोलते हैं यहाँ पर जो दंभी दिया गया है इसका विलोम अर्थ आपको बताना है, तो विनम्र इसका होगा, पॉजिटिव में थोड़ा सा विनम्र हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर त्रुटि पूछी गई है कि यहाँ पर सकुशल यहाँ पर पहुँच गई हैं ये त्रुटि है, यहाँ पर ये नहीं होगा, गए हैं हो जाना था। आगे बोलते हैं निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। भारत में परमाणु परीक्षण पर अमेरिका की रणनीति जड़ काटने जाएं पानी देने जाएं की थी। मतलब क्या हुआ इसका कि भीतर से शत्रु और ऊपर से मित्र, अंदर से वो शत्रु थे और बाहर से वो जो है वो मित्र दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। आगे बोलते हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसे दूसरे से छिपा कर रखना आवश्यक हो तो उसको क्या बोलेंगे। गोधूली उसको नहीं बोलेंगे, गोपनीय उसको बोल सकते हैं। तो गोपनीय जिसको दूसरे से छिपा कर रखना जो है वो आवश्यक है, उसके लिए गोपनीय शब्द का इस्तेमाल होगा। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डेफिशिएंट यहाँ पर दिया गया है, डेफिशिएंट का मतलब होगा लैकिंग और इनकम्प्लीट। ऑप्शन इसका सी सही आंसर जो है वो है। आगे बोलते हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन। बोलते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द हाईलाइटेड टेक्स्ट विद द करेक्ट इडियम। तो यहाँ पर हाईलाइट क्या किया गया है पहले ये देख लेते हैं। बोलते हैं ही हैड टू वेट पेशेंशली इन द वेटिंग रूम फॉर ओवर एन आवर बिफोर द इंटरव्यू फाइनली बिगिन। तो इसका हो जाएगा कूल हिज हील्स। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर है। ही हैड टू वेट पेशेंशली यहाँ पर दिया गया था अंडरलाइन कर। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। बोलते हैं हीज हैबिट ऑफ अवॉइडिंग वर्क एंड वेस्टिंग टाइम अनॉयड हिज बॉस। तो इसकी जो हैबिट है अवॉइडिंग वर्क को, तो उसको आइडलनेस जो है वो बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइडलनेस का मतलब थोड़ा आलस्य टाइप में हो गया, आलस्य या सुस्ती टाइप में। आगे बोलते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू फ्यूचर प्रोग्रेसिव
टेंस फॉर्म। तो बोलते हैं माई कज़न विल मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इवेंट। तो माई कज़न विल बी मेकिंग, विल बी होगा यहाँ पर, मेकिंग ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द इवेंट। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, आगे क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन। आप कहते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु अभी तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं अवर टेबलेट्स, ये तो वाक्य दिया गया है परंतु इससे आगे का आपको अरेंज करना है। अवर टेबलेट्स करंटली अवेलेबल इन दी मार्केट, सबसे पहले पी हो जाएगा। विल अलाउ यू टू हाई क्वालिटी, यहाँ पर एस हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा शॉर्ट वीडियो और फिल्म, इसका क्यू हो जाएगा और उसके बाद जो है वो हो जाएगा विद द हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन, तो उसके बाद आर हो जाएगा। पी एस क्यू आर देखना, ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द बॉय डैश ऑफ हैविंग अ होल स्टाफ ऑफ सर्वेंट एट हिज बैक एंड कॉल, तो द बॉय बोस्टेड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आज हम डिस्कस कर लेंगे, परंतु अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की टेस्ट सीट्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसमें हम जो है वो क्वेश्चंस को हर एक एंगल से कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो या फिर ना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं कि हर एक चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछी जा रही, तो हम ऐसे ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जो है वो कोशिश करते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रह चुके हैं। खैर अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ए प्लस मीन्स ए इज सन। तो ऐसे ही आपको सिनेरियो को बनाना है और ये ब्रदर्स वाइफ्स ब्रदर जो है वो ऑप्शन सी आ जाएगा। वैसे सिस्टर्स हस्बैंड ब्रदर भी यहाँ पर हो सकता था, कुछ ऐसे कर ही आएगा। आगे बोलते हैं 7 बॉक्सेस दिए गए हैं सी डी ई एफ आई जे के। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर इनको ऐसे रख दीजिए, आप ऐसे कर रखेंगे ऊपर से नीचे को। बोलते हैं डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव द सी, मतलब डी सी के ऊपर है। और बोलते हैं जे इज केप्ट इमीडिएटली अबव द ई, जे जो है वो ई के ऊपर है, ऐसे कर रख देते हैं ई को। और बोलते हैं ओनली के इज केप्ट बिटवीन केप्ट अबव आई। तो बोलते हैं के जो है वो आई से, ओनली के इज केप्ट अबव आई, तो आई के ऊपर सिर्फ और सिर्फ के ही है, तो मतलब आई के जो है वो सबसे ऊपर होगा। और आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव डी, डी के ऊपर 2 बॉक्सेस हैं, बिल्कुल सही बात है। जे इज नॉट केप्ट एट दी 3rd पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो जे 3rd पोजीशन पर भी नहीं है। अब बोलते हैं हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड के। तो एफ यहाँ पर रह गया है, एफ को हम यहाँ पर रख देंगे, क्यों, क्योंकि जे 3री पोजीशन पर नहीं आएगा, तो नीचे इसको नहीं रख सकते, तो एफ यहाँ पर रख देंगे। तो बोलते हैं कि एफ और के बीच में कितने लोग हैं, कितने बॉक्सेस हैं, तो ये सी डी आई 3 बॉक्सेस इसके बीच में हैं, तो ऑप्शन सी इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं डी एफ एच ऐसे दिया गया है, आगे क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे बना है, डी एच एल पी, ये जो है वो जैसे कि यहाँ पर एच से खत्म हुआ तो एच आगे आ गया, एल से खत्म हुआ एल आगे आ गया, पी से खत्म हुआ आगे आ गया, टी से खत्म होगा तो टी सबसे पहले आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा था वो डी जो है वो ऑप्शन ऐसा दिया गया था। आगे बोलते हैं रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज द काउंटिंग हैज टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। बोलते हैं हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाइवा बाई अ वॉवल एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। तो ऐसा कोई भी आपको अल्फ़ाबेट यहाँ पर बताना है जिसके पीछे जो है वो वॉवल हो और आगे भी वॉवल हो। तो यहाँ पर एक ही ऐसा आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, देखो वी के आगे भी आगे भी वॉवल है, पीछे भी वॉवल है, ए दोनों साइड इसके आ जाएगा, ठीक है। तो एक ही पेयर ऐसा बनता है पूरा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज रीजनिंग के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली मैच एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आपको कमेंट कर बताना है। कॉमर्स टीचर के पेपर में हमने ये डिस्कस किया था, तो जल्दी से कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।